जी हाँ मित्रों, अभी कोर्ट में एक अलग ही जात का जजमेंट आया है कि ये जो आरटीआई एक्ट है वो एक जनरल एक्ट है, इसलिए इसका वजन है 2 किलो। और ये जो इनकम टैक्स एक्ट है वो एक स्पेसिफिक एक्ट है, तो उसका वजन होगा 10 किलो। या टेक्निकली कहें तो सूचना का कानून सर्वोपरि नहीं है, आयकर कानून उससे ज्यादा सर्वोपरि है। इसलिए आरटीआई एक्ट में इनकम टैक्स की सब आप अर्जी डालें तो एक हद से ज्यादा झंडा उठाने का फायदा नहीं। अंग्रेजी में एक कहावत है, मिसिंग फॉरेस्ट फॉर द ट्रीज। कुछ बार आप एक पेड़ देखने में इतने बिजी हो जाते हैं कि आपको पूरा जंगल दिख नहीं रहा है। सेम थिंग इज ऑल्सो ट्रू फॉर पॉलिटी। पॉलिटी में प्रीलिम्स की तैयारी करने में लोग इतने व्यस्त हो जाते हैं कि मेंस के कई सारे इशू वो देखते ही नहीं है। देखिए, जब आप पुराने पेपर्स की एनालिसिस करें पॉलिटी सब्जेक्ट के लिए, तो पता चले प्रीलिम्स में ज़्यादातर जो पॉलिटी के प्रश्न आते हैं वो मोस्टली थियोरी सेंट्रिक होते हैं। तो आपने ये एनसीईआरटी क्लास 11-12 देखा है, लक्ष्मीकांत देखा है, वगैरह से काम हो जाता है फॉर मोस्ट केसेस। लेकिन जो मेंस होता है वो अलग ही दिशा में जाता है। मेंस के अंदर जो पॉलिटी के प्रश्न आते हैं मोस्टली दे आर करंट अफेयर सेंट्रिक, इंक्लूडिंग कि कोर्ट में एकदम ऑब्सक्योर ज़्यादा फेमस ना हुए हों ऐसे जजमेंट का भी वो पूछ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेंस के प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ, 2019 में ऐसा पूछा कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल कैट, जो कि आईएएस आईपीएस को कंप्लेन करना हो कि मेरा प्रमोशन रुका है, स्टेट गवर्नमेंट परेशान कर रही है, ट्रांसफर कर रही है, तो उधर वो अलग जात की कोर्ट होती। तो वो कैट अपने को हाईकोर्ट वगैरह से ज़्यादा ऊपर मान रहा है कि क्या इसका बोलो। अब ये ऑब्सक्योर जजमेंट था, खास उसकी न्यूज़ में चर्चा नहीं थी। 2023 में भी ऐसा पूछा कि ये जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है वो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस की हवा कैसे टाइट करिए, आप रिसेंट जजमेंट के साथ बताओ। वरना थियरी की इधर उधर की आप बात करते, पर वो क्या बोला है, नहीं अभी ये गूगल या किसी फेमस कंपनी के बारे में केस किए हों उस हिसाब से आप चर्चा करो। तो वो अलग लड़ाई है, अलग से करनी पड़ती। उसी तरह मेंस में पॉलिटी के अंदर कई बार ऐसा पूछा जाता है कि एक्स वाई जेड कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई कानून है, उसमें खामी निकालो। फॉर एग्जाम्पल 2021 में पूछा कि ह्यूमन राइट कमीशन ठीक से काम नहीं कर रहा। 2017 में पूछा कि आपको लगता है नेशनल कमीशन फॉर वीमेन ठीक से काम कर रहा है। 2023 में पूछा ये राज्य सरकारें अर्बन लोकल बॉडीज को क्यों पावर नहीं दे रही है, वगैरह। तो मतलब ये एक रुख है, ऑब्सक्योर जजमेंट के बारे में भी पूछना और कोई ऑर्गेनाइजेशन या कानून है उसकी खामियों को भी पूछना। इसलिए ये जो टॉपिक है ये थोड़ा अपने लिए इंपॉर्टेंट बनता है। देखिए, मेंस की जब हम तैयारी करते हैं तो एक चीज़ का और ध्यान रखना है, आपने पूरी कहानी नहीं लिखनी कि पूरा कोर्ट ने ये एक जजमेंट में कितनी बातें करी। आपने उसका सारांश या निष्कर्ष ही लिखना है, क्योंकि जब आप 150 वर्ड्स 250 वर्ड में आंसर लिखेंगे तो उतना ही पॉसिबल है। और एक से ज़्यादा खामियां हो तो हर एक का थोड़ा थोड़ा लिखेंगे, स्वाभाविक है, कोई एक चीज़ पे लंबी बात आप कर नहीं सकते। जहां तक आरटीआई एक्ट की बात है उसमें बहुत सारी खामियां करंट अफेयर्स में आपको मिल जाती। केंद्र सरकार ने अब ऐसा बोला कि ये सर्ट इंडिया नाम की संस्था जो साइबर सिक्योरिटी का काम देखती है, तो उसके बारे में आप आरटीआई अर्जी नहीं कर सकते, क्योंकि वो सब नेशनल सिक्योरिटी। और ये अभी इनकम टैक्स के कानून में भी आप आरटीआई नहीं कर सकते, ये वाले केस में माफी है। तो आपने दो दो लाइन में सबका सारांश लिखना है। तो यहां पर सारांश क्या होगा, अल्टीमेटली व्हाट विल बी द कंक्लूजन, कि एक एक करके अलग अलग संस्थान और अलग अलग दस्तावेजों को सूचना कानून के दायरे से बाहर रखा जा रहा है, एंड दैट इज द चैलेंज टू आरटीआई एक्ट। अब हम टॉपिक को समझते हैं। तो देखिए, अब तक मैंने आपको बात करी, मेंस में पॉलिटी तैयारी करते हैं तो अपना जो फोकस है वो कैसे अलग हो जाना चाहिए। अब हम एक एक करके असल में ये टॉपिक पढ़ते हैं। आरटीआई कानून क्या है, पीएम केयर्स फंड क्या है, उसमें इनकम टैक्स माफी कैसे मिली, और उसके बारे में इनकम टैक्स में जो आरटीआई हुई तो हाई कोर्ट ने क्या बोला कि इसको क्यों रिजेक्ट कर दिया। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले कि सूचना अधिकार कानून क्या है, व्हाट इज दिस राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। मान लीजिए मैं झंडा उठाऊं, और मैं उठा चुका हूं, मैंने यूपीएससी को एक बार आरटीआई करी कि मुझे मेंस की आंसर की दीजिए। तो पहले स्टेज में मैं आरटीआई करूंगा 10 रुपये फी भर के, तो वो यूपीएससी का पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर पीआईओ को जाएगा। फिर उसको टाइम लिमिट दी जाती है कि आप 30 डेज के अंदर जवाब दो। यूजुअली यूपीएससी का रुख होता है वो ना ही बोल देंगे, तो मुझे उन्होंने कह दिया कि तुम जो मांग रहे हो वो वकांडा जैसी चीज़ है, वो है भी और नहीं। मतलब कि जो मेंस आंसर की है ऐसा कोई मेंस आंसर की है ही नहीं। हम तो जो पेपर इवेल्युएट होता है उसमें प्रोफेसर को बोलते हैं ये 4 किताबें और 4 न्यूज़पेपर कटिंग है, उसमें से तुम समझ लेना टॉपिक को और तुम जवाब इवेल्युएट करना।
तो ये अस्तित्व में है ही नहीं कि हम आपको दे सके, कोई एक आंसर की नाम की चीज़ नहीं। स्वाभाविक है मुझे संतोष नहीं हुआ तो मैं सेकंड स्टेज पे अपील करूंगा। तो वो मैंने करी। फर्स्ट अपीलिएट अथॉरिटी, वो भी यूपीएससी का सीनियर ऑफिसर होता है, तो वो भी बोले हाँ बराबर है, मेरा ऑफिसर सही बोला, तुम फालतू का झंडा लेके आयो। तो फिर तीसरे स्टेज पर मैं गया सीआईसी के पास, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। अब उस केस में आया गया, समझो कि मैंने अलग अलग समय पे झंडे उठाए हैं, और मेरा पर्सनल ये मानना है कि यूपीएससी के खिलाफ झंडे उठाने से कुछ निकलता नहीं, बट दैट इज द आरटीआई एक्ट, ये मुझे आपको समझाना था। खैर हम वापस आते हैं। तो हमने आरटीआई एक्ट समझ लिया। अब बात है कि पीएम केयर्स फंड क्या है। देखिए, आज़ादी के बाद प्राइम मिनिस्टर नेहरू के ज़माने में, जो आज़ादी के बाद बंटवारा हुआ, पार्टीशन हुआ, तो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान से जो लोग भारत में आए थे, उनके रिहेबिलिटेशन, उनके मकान वगैरह बनाने हैं, उस वास्ते प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने एक फंड बनाया था, PMNRF, प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड। उसमें आप दान चंदे में पैसा दो, उससे कल्याण का काम होगा। एक बार जब ये पार्टीशन का सब काम खत्म हो गया, उसके बाद उन पैसों से गरीबों की मदद करना है, कोई डिजास्टर रिलीफ करना है, ये सब काम में आजकल यूज होता है। उसके बाद कोरोना के दौरान लोगों से दान चंदा लेने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक नया फंड बनाया जिसका नाम है पीएम केयर्स, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन। फुल फॉर्म याद रखना है, खासकर नॉन आईएएस एग्जाम के लिए, सीडीएस सीएपीएफ वगैरह, कि जो केयर्स है उसमें सी से कोविड नहीं है, वो सिटीजन है। ये दोनों ही जो फंड बनाए गए, चाहे प्राइम मिनिस्टर नेहरू का PMNRF है या प्राइम मिनिस्टर मोदी का पीएम केयर्स है, दोनों में कॉमन चीज क्या है? पहला, संसद ने कानून से इसको नहीं बनाया, दे आर नॉट सेटअप बाय एनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। दूसरा, सरकार इनको पैसा नहीं देती है, दे डू नॉट गेट गवर्नमेंट फंडिंग। तो हमने पीएम केयर्स देखा। अब बात आती है कि तो फिर इसको आरटीआई लगेगा कि नहीं। देखिए, आरटीआई कानून में आप किसको अर्जी कर सकते हैं? ऐसी संस्था जिसको या तो सरकार फंडिंग दे रही है सिग्निफिकेंट अमाउंट में, या सरकार खुद उसका मालिक है या मेजोरिटी शेयर होल्डर है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में आप कर सकते हैं अर्जी, हाँ, क्योंकि सरकार मेजोरिटी शेयर होल्डर है। ओएनजीसी में आप आरटीआई डाल सकते हैं। तो क्या पीएम केयर्स फंड में आप डाल सकते हैं? जवाब है नहीं, क्योंकि सरकार का क्या, ये तो हमारा थोड़ा, ये तो कानून से बना ही नहीं, ये तो अलग से इंडियन ट्रस्ट एक्ट में हमने रजिस्टर करा दिया, दान की संस्था है, दिस इज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। तो इस कारण से आरटीआई एक्ट सरकारी विभाग पे, ओएनजीसी, बैंक ऑफ बड़ौदा, सब पे लगेगा, पीएम केयर्स पे नहीं लगेगा। अब तकलीफ चालू होती है कि इनकम टैक्स के साथ ये सब कैसी खिचड़ी पक गई। मान लीजिए मेरी ग्रॉस इनकम हो 10 लाख रुपए, अब कोचिंग से, मकान किराए पे दिया हो, बैंकों से ब्याज आ रहा है, ये अलग अलग करके जब आप निकाले तो जो टोटल इनकम आपकी होती है उसे हम कहेंगे ग्रॉस इनकम। तो क्या मुझे 10 लाख पे इनकम टैक्स भरना है? जवाब है नहीं, उसमें से बहुत सारी चीजें माइनस हो जाती। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं पीएम केयर्स फंड के अंदर 1 लाख रुपए दान में दे दूं, तो फिर वो कहेंगे अच्छा तुम्हारे 10 में से एक माइनस हो गया, तो अब तुम्हारी टैक्सेबल इनकम है 9 लाख रुपए, उन 9 लाख रुपए पे इनकम टैक्स भरो। तो एक प्रकार से दान देने से मुझे टैक्स में उतना माफ हो जाता है। आप जितना चंदा देते हैं तो आपकी कर योग्य आमदनी से वो माफ हो जाता है। अब शुरू होता है कि तो फिर आरटीआई का झगड़ा क्यों चालू हुआ। बात ऐसी है, ये जो पीएम केयर्स फंड है, उसका फाइल का काम देखता है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, पीएमओ। तो इन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कुछ दस्तावेज जमा किए होंगे कि हम एक सेवाभावी संस्था हैं, हम तो दान चंदे का काम करते हैं, जिसके आधार पर आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला होगा कि हाँ तुम एक समाज सेवी संस्था हो, इसलिए तुमको जो डोनेट करेगा उसको इनकम टैक्स में से माफी मिलेगी। अब समझो, आप अगर कैरी मिनाटी का कुछ यूट्यूब शो देख रहे हो और उसको सुपर चैट में पैसा डोनेट करते हो, तो उससे इनकम टैक्स की माफी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो समाज सेवी संस्था के रूप में नहीं माना जाएगा। लेकिन कैरा मिनाटी खुद से अगर उड़ीसा में बाढ़ आ गई और उसमें पैसा डोनेट कर रहा है, हाँ, तो फिर उसको इनकम टैक्स में से माफ हो जाएगा, क्योंकि वो उसको, तो एलिजिबल इंस्टीट्यूट कौन से हैं वो कौन तय करेगा? तो जवाब है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अब एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अर्जी डाली कि देखो, तुमको पीएमओ ने जो जो डॉक्यूमेंट्स भेजे थे, ये साबित करने के लिए कि हम एक, वी आर अ सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, और तुमने उनको इनकम टैक्स की माफी दे दी, तो मुझे वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप आरटीआई एक्ट के तहत दीजिए, मैं 10 रुपये फी भर रहा हूँ। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मना कर दिया। उनका ये कहना है, देखो पीएम केयर्स वो एक सरकारी संस्था नहीं है, संसद ने उसको नहीं बनाया है, वो एक प्राइवेट पार्टी है।
तो उसने जो भी डॉक्यूमेंट जमा किए मैं आपको आरटीआई एक्ट में नहीं दे सकता, क्योंकि ऐसी थर्ड पार्टी जो है उसका प्राइवेसी का उसका अधिकार है। तो फिर आरटीआई वाले ने और अपील की कि देखो, इनकम टैक्स विभाग स्वयं तो सरकारी संस्था है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इटसेल्फ इज गवर्नमेंट बॉडी, तो उसको जो भी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी कहीं से भी मिली तो आरटीआई एक्ट में मुझे पावर है कि मैं आपको मांग सकूं कि आप मुझे दीजिए। आपको जितने दस्तावेज कहीं से भी मिले आरटीआई कानून के दायरे में है तो मुझे आप कॉपी दीजिए। तो वापस से इनकम टैक्स ऑफिशियल्स ने मना कर दिया कि नहीं दे सकते, क्योंकि आयकर कानून में ऐसा लिखा है कि अगर कोई थर्ड पार्टी प्राइवेट पार्टी है उसके डॉक्यूमेंट अगर कोई मांगे तो नहीं देने हैं, सिवाय के उनका इनकम टैक्स का प्रिंसिपल कमिश्नर उसकी परमिशन दे दे कि हाँ ये वाले थर्ड पार्टी के प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स आप इस एक्टिविस्ट को दे सकते। अब ये पूरा केस कोर्ट में गया, तो कोर्ट ने जजमेंट दिया वो दिलचस्प है। कोर्ट ने ये कहा कि देखो, आरटीआई एक्ट वो तो एक जनरल एक्ट है, तो उसका वजन होगा 2 किलो, और जो इनकम टैक्स एक्ट है वो स्पेसिफिक एक्ट है कि आयकर के बारे में उसकी टेक्निकल सब बातें होंगी, इसलिए उसका वजन होगा 10 किलो। मतलब ऐसा किलो में नहीं बोला है, तो मैं आपको समझा रहा हूँ। उसका ये कहना है कि आयकर कानून ज्यादा सर्वोपरि है, सूचना कानून उससे कम सर्वोपरि है। सो व्हेन इनकम टैक्स एक्ट सेज कि ये वाला डॉक्यूमेंट बिना ऑफिसर की परमिशन के नहीं दे सकते, और ऑफिसर का नहीं देना है, परमिशन नहीं देना है, तो फिर आरटीआई एक्ट उसमें कुछ ज्यादा कर नहीं सकता। खैर, यहां पर भी आपको पूरी कहानी नहीं लिखनी है, आपने सिर्फ सारांश या निष्कर्ष लिखना है। क्या कि ये जो हाईकोर्ट का जजमेंट आया है उसमें कहा गया कि आईटी एक्ट इज सुपीरियर टू आरटीआई एक्ट, विच इज शोइंग द वीकनेस ऑफ आरटीआई एक्ट, या फिर कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को इससे हानि होती है, क्षति होती है, डिमिनिश होता है। ऐसे अलग अलग दस्तावेजों को जो एग्जाम किया जा रहा है, अलग अलग संस्थाओं को, जैसे पिछले साल बोला ये कंप्यूटर सिक्योरिटी की सर्ट इंडिया, उसको आरटीआई के दायरे से बाहर है, उधर आप अर्जी नहीं मांग सकते, कर नहीं सकते। सो दीज आर चैलेंजेस टू आरटीआई एक्ट। एक और चीज मित्रों, मेंस के ऐसे वीडियो वो मैं ज्यादातर बनाता नहीं यूट्यूब पे। उसका कारण आप जानते हैं, यूट्यूब का पूरा गेम है पेज व्यूज का, तो लार्जेस्ट एड्रेसेबल जो ऑडियंस है उनको आप करें तो ही अच्छे व्यूज आते हैं। लेकिन मेंस की आपको सही से इसलिए तैयारी करनी हो तो कोर्स अनअकैडमी के चलते हैं, जहाँ पर स्ट्रक्चर्ड आपको तैयारी, क्योंकि वहाँ पर तो साफ साफ पढ़ाई के हिसाब से पढ़ाना है, उसमें पेज व्यू का कोई हिसाब किताब होता नहीं, तो उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी वो एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पर आपको प्रीलिम्स, सी सेट, मेन्स, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ विद इन सिंगल फीस प्लस एंड आइकॉनिक पैकेज में मिल जाता है। अलग दूसरे इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि अलग अलग चीज़ की अलग अलग फीस होती है। सो दे आर लाइक अमेजॉन प्राइम, कुछ आपको फ्री में देखें, फिर आप बोलो मुझे जॉन विक 4 देखना है, नहीं उसका अलग पैसा दो। अन अकेडमी इज लाइक नेटफ्लिक्स, कि आपने एक ही सब्सक्रिप्शन में सब कुछ अनलॉक हो गया, अलग से फिर एक एक शो का पैसा नहीं। खैर, तो उसमें भी 26 जनवरी के चलते कुछ समय तक हम रिपब्लिक ऑफर चला रहे हैं, 6 मंथ्स सब्सक्रिप्शन एक्सटेंशन एंड 50% ऑफ ऑन योर फीस, और उसके लिए आप कोड यूज़ कर सकते हैं munal.org, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। If you want to study in pure English medium, then also we have Sarvad Mehraj sir and other top educators for the pure English medium batches. Take benefit of it. जिन लोगों ने सब लेक्चर्स कंप्लीट कर दिए, सिर्फ उनको अभी टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करनी है, तो उसके भी अलग अलग ऑफरिंग्स हैं। और ऐसी कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो फिर मेंस के जो भी लेक्चर मटेरियल टेस्ट सीरीज होगा वो आपको फ्री में मिले, ऐसी भी ऑफर चल रही है। सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में। प्रीवियस मेंस टॉपिक वाइज पेपर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। लेट्स क्रैक इट।